नमस्कार दोस्तों। फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि हम जो है क्लास 9th के जो है फ्रांस की क्रांति चैप्टर के जो है एमसीक्यू के बारे में आज टोटल एमसीक्यू इसमें जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सच मानिए दोस्तों, आप अगर बिहार पुलिस और भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और सच मानिए, एक बार आप पूरा एकदम एमसीक्यू अगर देख लिए दोस्तों, तो ये काफ़ी आपको काम आने वाले दोस्तों। अगर आप इसके जो है नोट्स लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। फ्रांस की क्रांति का नोट्स भी मेरे पास है, वहाँ से आप जुड़ करके वो नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू किया जाए और अपना लेवल को चेक करिए। और बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से, उस हिसाब से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं दोस्तों। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यह हमारा पीडीएफ है, जिसको मैंने ऑन कर लिया दोस्तों। इसमें देख पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे दोस्तों। बोला गया है कि फ्रांस की जो है राजक्रांति किस ईस्वी यानी किस वर्ष हुआ दोस्तों। इसका सही जवाब है 7089 इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, बेस्टिल का पतन कब हुआ। बेस्टिल एक किला था दोस्तों, इसका पतन कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 14 जुलाई 7089 को इसका पतन हुआ दोस्तों। ये जो किला था बेस्टिल का किला, यह किला जो है आप राजा को जो निरंकुश शासन का ये प्रतीक था दोस्तों। ये जो किला है, बेस्टिल का किला है, ये जो है निरंकुश शासन का प्रतीक था दोस्तों। और इसका जो पतन हुआ दोस्तों, इसकी जो समाप्ति हुई दोस्तों, तो ये 14 जुलाई 7089 को इसकी समाप्ति हुई दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख पा रहे हैं कि प्रथम स्टेट में जो है कौन आते थे दोस्तों। आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति में जो है आप देख पाए कि उसके समाज जो थे 3 भागों में विभाजित था दोस्तों। उसके जो समाज थे वो 3 भागों में विभाजित था। पहला था इसमें प्रथम स्टेट थे दोस्तों। प्रथम स्टेट में अगर बात किया है दोस्तों, तो इसमें पादरी की चर्चा थी दोस्तों। प्रथम स्टेट में कौन आते थे दोस्तों, तो पादरी आते थे दोस्तों। और द्वितीय स्टेट अगर बात किया जाए दोस्तों, द्वितीय स्टेट जो है इसमें आते थे कुलीन आते थे। इसमें कुलीन कहिए या फिर सामंत लोग जो है इसी में आते थे। कुलीन कहिए या फिर सामंत कहिए, इसी में आते थे दोस्तों। और तृतीय स्टेट में जो है दोस्तों, तृतीय स्टेट में जो है आप बात किया जाए तो किसान आते थे। तृतीय स्टेट में किसान आते थे। उसके बाद बात करें कि सर्वसाधारण जितने भी होते हैं दोस्तों, जैसा कि बात किया है कि शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, ये सभी जो है तृतीय स्टेट में आते थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब इसमें जान पाएंगे दोस्तों। और एक बात और बता दिया जाए दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति में जो समाज बटे हुए थे, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति में जो समाज बटे हुए थे, उसमें देख पाइएगा दोस्तों कि यह जो फ्रांस की क्रांति में देख पाए कि उसमें विशेषाधिकार उनको प्राप्त था, ठीक है ना। जिसमें कि एक था विशेषाधिकार वाले थे दोस्तों, जिसमें कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट 2 आते थे इसमें, ठीक है। और प्रथम स्टेट में आप जान पाएंगे कि पादरी लोग आते थे दोस्तों। और द्वितीय स्टेट में जो है सामंत और कुलीन परिवार आते थे, जो कि टैक्स नहीं देते थे दोस्तों। ये लोग जो है विशेषाधिकार वाले जो है टैक्स नहीं देते थे। और ये पादरी लोग जो है राजा को क्या करते थे, राजा बनने के लिए इसको मतलब लोगों को क्या करते थे कि इन्फ्लुएंस करते थे कि मतलब आप राजा को अगर टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा। क्योंकि सारे जितने टैक्स दे रहे थे, ये दोनों तो टैक्स दे नहीं रहे थे दोस्तों। और जितना भी सिस्टम चल रहे थे दोस्तों, तो वो जो है तृतीय स्टेट के वजह से ही चल पा रहे थे दोस्तों। तृतीय स्टेट की वजह से चल पा रहे थे। तो इसमें सर्वसाधारण आ रहे थे दोस्तों, तृतीय वर्ग आ रहे थे, मतलब मजदूर लोग आ रहे थे, शिक्षक आ रहे थे। तो मान के चलिए इसको एक बार जो है अगर टैक्स लगा दिया है तो ठीक है। दूसरी बार अगर इस पर टैक्स और बढ़ा दिया तो ठीक है। लेकिन जैसे तीसरी बार लगाएंगे तो थोड़ा सा हलचल वहाँ मचेगा। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुआ था दोस्तों। और यह जो क्रांति आपको बता दें कि ये कोई मतलब फ्रांस किसी का गुलाम नहीं था दोस्तों। फ्रांस जो है किसी का गुलाम थोड़ी था। इसके बारे में आपको बता दिया जाए कि समता के लिए इसका मतलब सभी को जो है समान नेचर से, यानी कहा जाए अगर तो ईश्वर ने सभी को जो है एक ही मतलब
मतलब एक ही अथी से बनाए हैं ना, एक ही तत्व से बने हुए हैं सब, तो हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। तृतीय वर्ग का कहना था कि हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, और जो दो स्टेट है वो नहीं दे रहे हैं पैसे, टैक्स नहीं दे रहे हैं, और सभी जो जितने भी टैक्स हो रहे हैं हम ही लोग को देना पड़ा। तो इसका जो है समानता के लिए, यानी समता कहिए तो उसके लिए जो है ये क्रांतियाँ हुए थे दोस्तों। और हमारे भारतीय संविधान में जो कुछ शब्द लिए गए थे फ्रांस की क्रांति से, उसमें बंधुता शब्द है, समानता, समता शब्द है, ये सभी जो है फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए थे। तो ये थे शॉर्ट में फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने बता पाया दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि प्रथम स्टेट में जो है कौन आते हैं दोस्तों, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। पादरी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका पादरी सही जवाब होगा। अगर द्वितीय स्टेट पूछता है तो इसमें क्या आता है दोस्तों, तो कुलीन आता दोस्तों। द्वितीय स्टेट में क्या आता तो कुलीन आता। और तृतीय स्टेट में अगर पूछ दिया जाए दोस्तों तो सर्वसाधारण, जिसमें किसान लोग आएंगे। सर्वसाधारण बोल के उसके अंदर किसान और आएंगे, शिक्षक आएंगे, मजदूर आएंगे दोस्तों। अभी ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें बोला गया है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं दोस्तों, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं दोस्तों। इसका जवाब आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में। आप देख पा रहे हो कि पादरी आते हैं कि राजा आते हैं, पादरी आते हैं, राजा आते हैं, और ऑप्शन तीसरा देख पाइएगा कुलीन आते हैं या मध्यवर्गीय। तो इसका सही जवाब आपको बताए थे दोस्तों कि द्वितीय वर्ग में जो है, आपको ऊपर भी बताया हूँ मैं कि द्वितीय स्टेट में जो है, पहले स्टेट में पादरी, प्रथम स्टेट अगर बोला तो इसमें पादरी लोग आ गए, और द्वितीय स्टेट में सामंत और कुलीन परिवार आते हैं दोस्तों। और तृतीय स्टेट में सर्वसाधारण आ गए, जिसमें मजदूर, किसान वगैरह लोग जितने भी, मतलब ये दोनों को छोड़ करके जितने भी इसमें है आएंगे तो वो सर्वसाधारण लोग। व्यापार है तो व्यापारी लोग इसी में आएंगे, सर्वसाधारण में आएंगे दोस्तों। तो ये थे ओवरऑल स्टोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पाइएगा दोस्तों कि 5वां क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे दोस्तों, तृतीय स्टेट में जो है इनमें से कौन थे दोस्तों। इसमें देख पाइए, पहला है दार्शनिक है, पादरी है, उसका देख पाए कुलीन है, पादरी है, न्यायाधीश है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें छाटिए तो हम देख पाएंगे कि कुलीन तो होगा नहीं, पादरी तो होगा नहीं, क्योंकि पादरी जो है प्रथम स्टेट के हैं, कुलीन जो है द्वितीय स्टेट के हैं। और बता दें कि ये न्यायाधीश को भी जो है तृतीय स्टेट में नहीं रखा गया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दार्शनिक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों दार्शनिक, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, देख पाएँ कि वोल्टेमर क्या है दोस्तों, वोल्टेमर क्या था दोस्तों। इसका सही जवाब आप है इसका लेखक। वोल्टेमर जो है एक लेखक थे दोस्तों। अगला पॉइंट देख पाए कि रूसो जो है किस सिद्धांत का समर्थक था दोस्तों। रूसो जो है, बता दें आपको कि फ्रांस की क्रांति में जो है रूसो का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों, रूसो का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जनता की इच्छा, जनता की इच्छा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। या फिर इसको बोला है दोस्तों प्रजातांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये समर्थन था, यानी ये प्रजा कहने का मतलब ये जनता का समर्थक था दोस्तों। और बात किया है दोस्तों कि रूसो की जो कुछ रचनाएं थी दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति में जो है रूसो हो गए, रूसो नाम, और मोंटेस्क्यू हो गए, ठीक है। और ऊपर कुछ देखे होंगे नाम, यहाँ पर वोल्टेमर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। वोल्टेमर कहिए या वाल्टियर कहिए दोस्तों, वोल्टेमर या फिर वाल्टेयर कहिए, ये दोनों, ये सभी जो है एक लेखक है दोस्तों। और वोल्टेयर की जो रचनाएं हैं दोस्तों, आपको बताते हैं वोल्टेयर की जो रचनाएं हैं दोस्तों, लेटर्स ऑन इंग्लिश, LETTERS, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये जो लेखक है इनकी रचनाएं हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसको, लेटर्स ऑन इंग्लिश इनकी रचनाएं हैं। और बात करते हैं रूसो की जो रचनाएं हैं, रूसो की रचनाएं के बारे में दोस्तों बात करते हैं। रूसो भी एक लेखक है दोस्तों, और यह जो है जनता की इच्छा का समर्थन है, जिसको प्रजातांत्रिक भी कभी कभी दे सकता है दोस्तों, प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक बोलिए, या फिर इसके जो है आप बात करें, यह भी एक लेखक है। और इनका जो पुस्तक है बात किया जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका पुस्तक है दोस्तों। इनको आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये जो आपको कुछ बताया जा रहा है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो का पुस्तक है दोस्तों। और आपको बता दिया जाए कि वाल्टेमर का, ऊपर जो बताया गया वाल्टेमर का जो पुस्तक है दोस्तों वो लेटर्स ऑन इंग्लिश है दोस्तों, लेटर्स ऑन इंग्लिश। और एक जो इसमें बता दिया जाए कि वाल्टेमर्स का एक और लेखक इसमें आते हैं मोंटेस्क्यू ने ही दिया था दोस्तों कानून की आत्मा। कानून की आत्मा जो पुस्तक है वो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, कानून की आत्मा जो है मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, अभी हमने बताया कानून की आत्मा, देखिए कानून को विधि भी बोला था दोस्तों, पहले आपको बता देते हैं
और मोंटेस्क्यू ने जो है कौन सी पुस्तकें लिखी थी दोस्तों? इसका सही जवाब होगा विधि की आत्मा, जिसको कानून विधि यानी कानून भी बोला जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा विधि की आत्मा। और ये सभी आप देख पाए होंगे कि मोंटेस्क्यू हो गए, फिर आप देख पाएंगे कि रूसो हो गए, और फिर आप देख पाएंगे कि वाल्टेयर हो गए। ये सभी जो है फ्रांस के जो है एक लेखक है दोस्तों। ये देख पाएंगे कि ये सभी लेखक हैं, और इनको आप एक तरफ से नोट करते जाइए कि रूसो की जो रचनाएं हैं लेटर्स ऑन इंग्लिश, रूसो की रचना लेटर्स ऑन इंग्लिश, और दूसरा पॉइंट मोंटेस्क्यू की जो रचना है कानून की आत्मा, कानून का आत्मा, और वाल्टीवर का जो है रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। देख पाइएगा ये यहाँ पर सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाइए कि फ्रांस की राजक्रांति जो है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों लुई 16वां। इसका सही जवाब होगा लुई 16वां, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात की जाए कि फ्रांस में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बता दें कि फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति आप बता दिया है 14 जुलाई 1789, उसी दिन को जो है ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अब इसके जो है पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा लेवल हाई किया जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 में जाएंगे तो उससे भी जो है लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा, जो कि यूपीएससी तक के लोगों को काम आएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरे ही आप बने रहिए। कुछ भी जो बातें बोले जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो वो सारी बातें जो है फैक्ट होगी दोस्तों। हम ये बात आपको एकदम फैक्चुअल बता रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको एक बार देखने के बाद जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में बहुत कुछ आप समझ पाएंगे जो पहले से आप नहीं समझ पाए हैं दोस्तों। जैसे कि आप बता दें कि ऊपर जो कुछ क्वेश्चन आपको बताया गया, ठीक है, तो ये बेसिक मैंने क्वेश्चन समझाया दोस्तों, और नीचे जो कुछ बताएंगे दोस्तों, क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुआ था तो समानता के लिए ये क्रांति हुआ था, और ये समानता के लिए जब क्रांति हुआ दोस्तों, तो आपको बता दें कि इसमें टैक्स भी तो लग रहे थे ना, तो टैक्स जो लग रहे थे, तो पादरी लोग जब प्रथम स्टेट में पादरी जो थे और द्वितीय स्टेट में जो थे कुलीन परिवार लोग, जिसको सामंत भी कहते हैं दोस्तों, तो वो लोग जो है टैक्स नहीं दे रहे थे, और इनको रखा गया था, विशेषाधिकार इनको दिया गया था कि आप टैक्स नहीं दीजिए। पादरी लोग को समझाया गया था कि जे आप मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करिए कि राजा के बारे में कुछ भी बोलिए, तो ये मतलब वो उनकी बातें, ईश्वर की बातें, इस तरीके की बातें उनको मन में डाला गया था दोस्तों। तो वो लोग जो है राजा के बारे में कुछ भी, राजा जो कर रहे हैं वो मतलब सही कर रहे हैं, इस तरीके की बातें उनके मन में चल रहा था दोस्तों। और इसमें जो इसमें देख पाए कि लुई 14वां भी बहुत सारे बातें बोले थे, हमारी बात जो है हमारी जो भी बात है वो कानून है, इस तरीके की बातें उसने बोला था। और इसमें और भी बात किया जाए दोस्तों कि इसमें जो टैक्स दे रहे थे वो सर्वसाधारण वर्ग दे रहे थे, जो कि किसान थे दोस्तों, शिक्षक थे, ये सभी जो है टैक्स दे रहे थे दोस्तों। तो इनका कहना था कि हम ही लोग एक बार तो टैक्स मतलब वो मान के चलिए कि जो थोड़ा सा टैक्स ले रहे तो चल रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा बढ़ाया फिर भी चला, लेकिन ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो किसी को भी अति हो जाएगा ना कि अगला पर्सन से टैक्स नहीं ले रहे हैं और हम ही से सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो है इनके लिए असमानताएं उसके बीच में समाज में उत्पन्न कर रहे थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन लोग सभी लोग वहाँ पर आए, और उसमें जो बहुत सारे आप देख पाएंगे कि बास्तिल का किलाएँ थे दोस्तों, उसको उखाड़ फेंका था, जो कि राजाओं के निरंकुशता से संबंधित था दोस्तों। और इसमें एक गुलेटिन भी संबंधित है दोस्तों, जिसमें फांसी दिया जाता है दोस्तों। उसमें एक आधुनिक मशीनें होती है जिसमें ब्लड का कटर लगा हुआ रहता है, जिसमें रख करके उनको सजाएं दी जाती है दोस्तों। क्या किया जाता है, गर्दन जो होते हैं, गर्दन को एक तरफ से अलग कर दिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। गुलेटिन की ये खासियत होती है, वो एक मशीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि 1774 में, ये पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है ना, ये इसमें लेवल आपका बढ़ेगा दोस्तों। और इसके बाद वाले जो उनके पार्ट 3 उसको अगर कर लिए तो फ्रांस की क्रांति से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। इसमें देख पाइएगा आप 1774 ईस्वी में जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ दोस्तों? 1774 ईस्वी में जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब होगा लुई 16वां, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, लुई 16वां इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो अगला क्वेश्चन कि लिब्रे क्या है दोस्तों। आपको बता दें कि एक लिब्रे थी दोस्तों, यहाँ पर देख पाए कि राजाएँ जो थी, आप यहाँ पर खर्चा तो करते जा रहे थे दोस्तों, और उनके ऊपर जितने भी लोड आते थे दोस्तों उसको अंत में सोचते थे वो लोग, ठीक है ना, अंत में वो लोग सोचते थे जितना भी लोड आता था। तो ये जो थी सामने बता दें आपको कि लिब्रे जो है फ्रांस की जो है मुद्राएं हैं दोस्तों। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्राएं हैं दोस्तों, इसका सही जवाब होगा फ्रांस की मुद्रा है दोस्तों। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है। और राजाओं पर जो है
लुई सोलामा पर जो है, जिनसे ये शादी किए थे, मेरी अंतुआनेट, जिसको मिसेस खर्चालू के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो इनके ऊपर उस समय जो है 2 अरब लिबरे का जो है कर्ज हो गया था दोस्तों। तो इनको जो है ये पूरा करने के लिए तृतीय स्टेट से ये कर्ज ये इस पर टैक्स लगाने वाले थे, तो उसके लिए और भी ज़्यादा विद्रोह हुआ था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि सीधे जो है राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे दोस्तों। बता दें कि सीधे जो है राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा टाइल, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, टाइल इसका सही जवाब होगा। जैसे कि आप मान के चलिए इसमें 2 प्रकार के कर थे दोस्तों। इस समाज में जो है, फ्रांस की क्रांति के समाज में जो है 2 प्रकार के कर थे दोस्तों। एक थे टाइड, टाइड थे ये धार्मिक कर है दोस्तों। टाइड जो है धार्मिक कर है, कहीं कहीं इसको ताइथ भी बोला जाता है दोस्तों। टाइड कहिए या फिर ताइथ कहिए, दोनों बोला जाता है दोस्तों। और ये देख पाएंगे कि टाइल जो होते हैं ये सीधे जो है राज्य को अदा किया जाता है दोस्तों। राज्य कहिए या फिर राजा कहिए, ठीक है ना। तो राजाओं को ये जो है अदा किए जाने डायरेक्ट टैक्स था दोस्तों। और ये ताइथ जो थे ये धार्मिक कर थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राज्य को डायरेक्ट कर देने वाले को क्या कहा जाता है, टाइल कहा जाता है दोस्तों। इस कर को क्या कहा जाता है, तो टाइल कहा जाता है दोस्तों। अगला देख पाइएगा दोस्तों कि टाइड जो है, टाइड का अर्थ क्या है दोस्तों। ये टाइड जो है एक धार्मिक कर है दोस्तों। टाइड क्या है, एक धार्मिक कर है, इसको टाइथ भी कहते हैं। कोई कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है टाइथ भी। तो इसका सही जवाब होगा धार्मिक कर है ये दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे 5वां क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति तो आप जानते होंगे दोस्तों 1789 में शुरू हुआ था। लेकिन इसमें आप देख पाएंगे ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें डेट भी दिया गया है दोस्तों। आप देख पाइएगा कि इसमें डेट भी दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 14 जुलाई 1789 को हुआ था दोस्तों। और इसी दिन जो है फ्रांस की जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 14 जुलाई को ही मनाया जाता है दोस्तों। देख पाइएगा यही क्वेश्चन था उसमें कि फ्रांस में जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यही 14 जुलाई 1789 को जो है वहाँ पर फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई थी, उसी को देख पाइएगा कि फ्रांस की जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं पर वही जो है 14 जुलाई फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि चर्च के जो है विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों। चर्च के जो है यानी चर्च से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उसको पादरी कहा जाता है दोस्तों। उसको पादरी कहा जाता है। ऑप्शन देख पाएगा दोस्तों कि इसमें पादरी वर्ग सही जवाब होगा। ये जो है पादरी वर्ग जो है राजाओं के लिए कार्य करते थे दोस्तों। राजा जो है इससे बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि ये कभी भी क्या करते थे कि तृतीय वर्ग को जो है पादरी हमेशा सिखाया करते थे कि राजाओं के बारे में, राजा जो करते हैं वो अच्छे करते हैं, इस तरीके की बातें उसको सिखाया करते थे। और राजा के लिए ये काफ़ी लाभदायी थे, इसलिए इन पर भी टैक्स नहीं लगाया था दोस्तों। तो इसमें देख पाइएगा कि चर्च के जो है विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब आप जान पाएंगे कि पादरी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति जो है किस शहर में शुरुआत हुई थी दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति जो है किस शहर में शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो बता दें आपको कि फ्रांस की क्रांति जो है यह इसका जो शुरुआत है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस, यानी पेरिस से जो है फ्रांस की राजधानी से जो है ये पेरिस से जो इसकी शुरुआत हुई थी। यानी अगर शहर पूछेगा दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस से जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, मार्सिले क्या है दोस्तों। मार्सिले आपको बता दें कि जैसे हम लोग के देश का जनगण मन है उस तरीके से जो है फ्रांस का जो है राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय गीत है। यानी हम लोग के यहाँ राष्ट्रीय गीत के तौर पर कौन सा है, तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था दोस्तों। और यह जो है वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था दोस्तों। आनंद मठ पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। और आनंद मठ पुस्तक से ही जो है हमारे यहाँ का जो वंदे मातरम लिया गया था, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। तो उसी प्रकार से आप देख पाए कि मार्सिले जो है वो फ्रांस की जो है राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। चलिए कभी भी भूल से आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो गया दोस्तों। आप देख पाए कि गान भी दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो इसमें कभी भूल नहीं करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है कौन था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट कौन था इसका आपको आंसर आपको बता देते हैं। लेकिन आंसर जाने से पहले दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों। जैसा कि
आपको बता दें कि इसके बारे में कभी भी कुछ पूछ सकता है, तो इनके बारे में जान लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। और ईयर पूछा जाए तो दोस्तों, तो फ्रांस की क्रांति से 20 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, यानी 1769 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों। और ये स्थान अगर पूछेगा, जैसे कि हमारे गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर में हुआ था, तो उसी तरीके से इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, कोर्सिका द्वीप में हुआ है दोस्तों। कोर्सिका द्वीप में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। कोर्सिका द्वीप में जो है ये नेपोलियन का जन्म हुआ है दोस्तों, ठीक है। और बात किया जाए दोस्तों कि ये कोर्सिका द्वीप है, जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? अजासियो जिसकी राजधानी थी दोस्तों। पूछा जा सकता है कि कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अजासियो इसकी राजधानी है। अगला बात किया जाए दोस्तों कि यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट है दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट, इनके पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट इनके पिता का नाम हुआ दोस्तों। और आगे आपको बता दें कि यह जो सम्राट बने हैं दोस्तों, ये फ्रांस के सम्राट बने थे दोस्तों। और कब बने थे बताते हैं आपको, 1804 में जो है 1804 में जो है ये फ्रांस के सम्राट बने थे दोस्तों। अब कुछ तो समझ पाएंगे दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों? तब फ्रांस का सम्राट था दोस्तों। और इसका जवाब होगा 1804 में ये फ्रांस का जो है सम्राट बना था दोस्तों। अगले देख पाएंगे दोस्तों कि आतंक का राज्य जो है किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य जो है किसने स्थापित किया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा रॉबस्पियर, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और रॉबस्पियर का जो है फ्रांस की क्रांति में इसको बुलाता है एक आतंक का राज जैसा मचा दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों, ओलंप दे गुज कौन थी दोस्तों? ओलंप दे गुज कौन थी दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्रांतिकारी महिलाएं थी दोस्तों। इसके बारे में इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी आई है दोस्तों। ओलंप दे गुज जो है एक क्रांतिकारी महिलाएं हैं दोस्तों, जो कि फ्रांस की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए, फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो है दास्ता कब समाप्त हुआ? फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो है दास्ता कब समाप्त हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1848। फ्रांसीसी कॉलोनियों में जो है दास्ता कब समाप्त हुआ दोस्तों? इसका सही जवाब है 1848 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि फ्रांस की जो राजधानी है वहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पेरिस। इसका सही जवाब क्या होगा? पेरिस इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1789 में जो है फ्रांस में क्रांति किसके शासन में हुई दोस्तों? 1789 में जो है फ्रांस में जो है क्रांति किसके शासन काल में दोस्तों? इसका सही जवाब होगा लुई 14वां। इसका सही जवाब होगा लुई 14वां, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि टाउन हॉल के सामने जो है कितने लोग इकट्ठा हुए दोस्तों? टाउन हॉल के सामने आपको बता दें दोस्तों कि जैसे जैसे क्वेश्चन आप आगे बढ़ेगा दोस्तों, आपका लेवल उस तरीके से जो है इस चैप्टर में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होगा दोस्तों। आप इस बात को विश्वास करिए दोस्तों, और इस बात को विश्वास करके एक बार पूरे वीडियो को देख जाइए दोस्तों। काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में। देख पाइएगा टाउन हॉल के सामने जो है, और इसका जो मान के चलिए कि आपको मन होगा कि जो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हो, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सेम फास्ट सरकारी नौकरी के नाम से है, वहाँ जा कर के जुड़ करके इसकी PDF ले लीजिए। वहाँ से हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक, सामाजिक, आर्थिक जो है सारे ही एकदम डिटेल्स में दिए, वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिएगा। इसमें देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल के सामने जो कितने लोग इकट्ठे हुए थे दोस्तों, जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7000। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7000, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि मेनर क्या था दोस्तों? मेनर क्या था दोस्तों? आपको बता दें कि मेनर जो था दोस्तों एक स्टेट था दोस्तों। मेनर क्या था दोस्तों? स्टेट को ही मेनर कहा जाता था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि फ्रांस में जो है द्वितीय स्टेट अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको हम बता दिए थे कि फ्रांस में जो है 3 प्रकार के स्टेट हैं। फ्रांस में 3 प्रकार, प्रथम स्टेट में जो है पादरी आते हैं दोस्तों, और द्वितीय स्टेट में जो है सामंत या फिर उसको कुलीन भी कहा जाता है। सामंत या फिर कुलीन भी कहा जाता है दोस्तों। और तृतीय स्टेट जिसको सर्वसाधारण कहा जाता है। तृतीय स्टेट यानी जिसको सर्वसाधारण, इसमें किसान लोग आते हैं, फार्मर आते हैं। और फिर बात किया जाए दोस्तों कि फिलोसफर जितने भी होंगे, जितने भी इसमें बच के जितने भी सब इसी में आएंगे। इसमें जो है मार्केट थी, इसमें शिक्षक भी आएंगे दोस्तों, किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, इसमें सर्वसाधारण में आएंगे दोस्तों। और इनके ऊपर सिर्फ टैक्स लग रहे थे, और इसी कारण से जो असमानताएं आई थी समाज में, इसी कारण से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो इसका सही जवाब, द्वितीय स्टेट अगर पूछेगा दोस्तों तो आपको बताया सामंत या फिर कुलीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कुलीन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। देख पाएंगे
कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे दोस्तों। फ्रांसीसी समाज के वर्ग 18वीं सदी में कौन नहीं थे दोस्तों। इसका सही जवाब जान पाएंगे दोस्तों। कुलीन तो थे। प्रथम स्टेट में कौन थे? कुलीन थे दोस्तों। द्वितीय स्टेट में कौन थे? पादरी कौन थे? प्रथम स्टेट में थे। कुलीन कौन थे? कौन से स्टेट में थे? तो द्वितीय स्टेट में थे दोस्तों। और व्यवसाय और किसान किस स्टेट में? तो तृतीय स्टेट में। तो कौन सा नहीं होगा तो दोस्तों? तो सम्राट इसका जो है 18वीं सदी में सम्राट जो है वर्ग में नहीं थे दोस्तों। समाज के वर्ग में सम्राट नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सम्राट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि बास्तिल का जो किले थे दोस्तों, बास्तिल का किला जो था दोस्तों ये निरंकुश था। राजा को जो निरंकुश शक्तियाँ थी दोस्तों उसका प्रतीक था दोस्तों। बास्तिल का किला जो था, बास्तिल एक प्रकार से समझिए तो ये कैदियों के लिए, मतलब अगर राजा बोला, राजा का जो कोई भी बात होता था दोस्तों, तो उसने कोई भी बात अगर बात नहीं मानते तो उसके लिए उसमें बंद कर देते। तो और यह जो है अपने उनके जो शक्ति का प्रदर्शन, एक तरह से कहिए ये निरंकुश शक्तियों का प्रदर्शन उनको दिखाने के लिए इनमें बंद करते थे दोस्तों। तो इसको कहा जाए दोस्तों तो बास्तिल का जो किलाएँ थे दोस्तों ये निरंकुशता का प्रतीक था दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निरंकुश शक्ति का प्रतीक। इस तरीके से इसका सही जवाब डी होगा दोस्तों। चलिए इसमें देख पाइए कि निम्नलिखित में से जो है आप देख पाइएगा कि तृतीय स्टेट में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं शामिल है दोस्तों। तृतीय स्टेट में जो है कौन सा वर्ग शामिल नहीं है दोस्तों। तो तृतीय स्टेट में बता दें कि बड़े व्यवसायी तो शामिल है ही, किसान शामिल है ही दोस्तों। आप देख पाए कि कुलीन वर्ग जो है, कुलीन वर्ग जो है सेकेंड स्टेट में, यानी द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग है। तो इसमें देख पाएगा कि ये इस प्रकार से देख पाए दोस्तों कि ये जो है कुलीन वर्ग इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कुलीन वर्ग जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि कुलीन वर्ग जो है द्वितीय स्टेट में, बाकी सब देख पाएंगे कि ये जितने भी अदालती कर्मचारी हो गए, बड़े व्यवसाय हो गए, किसान हो गए, ये सभी जो है तृतीय स्टेट में दोस्तों। चलिए अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लेवल काफ़ी हाई होगा दोस्तों, और इसमें लगभग 70 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 70 क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा लेवल इसमें मतलब इंक्रीज करने जा रहा है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में काफ़ी अंतर होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट किया जाए। देख पाए कि फ्रांस की क्रांति जो है कब शुरू हुई थी दोस्तों। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 1789 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1789 में शुरुआत हुई थी। आप देख पाए कि 14 जुलाई 1789, और इसी दिन को जो है फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस को 14 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। अगला देख पाइएगा कि बास्तिल का जो किले थे दोस्तों, इसमें देख पाया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन इसमें पहचाना था दोस्तों। इसमें देख पाया कि यह फ्रांस में जो है किले की जेल थी दोस्तों, किले की जेल थी दोस्तों। तो ये सही जवाब है। ये देख पाया कि आमतौर पर जो है लोग बास्तिल से घृणा करते थे दोस्तों। तो बिल्कुल कोई भी आदमी जो है कैद में नहीं रहना चाहेगा दोस्तों। और इसमें देख पाया अगला जो है, यह जो है सम्राट की जो निरंकुशता का प्रतीक था दोस्तों। ये भी सही जवाब है। तो इसमें देख पाए उपयुक्त में से सभी, कौन सही था दोस्तों? तो उपयुक्त में से सभी इसमें सही है दोस्तों। अगर देख पाएगा दोस्तों कि लुई 16वां जो था किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों। आपको बता दें कि लुई 16वां जो है बुर्बो राजवंश से, फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था दोस्तों। इसी में आ रहे थे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये सभी बुर्बो राजवंश है दोस्तों। आपको बता दें कि रूस में जो राजवंश थे दोस्तों, ये रोमनो राजवंश के थे दोस्तों। रूस में जो राजवंश चल रहे थे वो रोमनो राजवंश से चल रहे थे। लेकिन अगर कहा जाए कि लुई 16वां किस राजवंश से है, तो इसमें फ्रांस में जितने भी राजवंश चले दोस्तों वो बुर्बो राजवंश। इसका सी सही जवाब होगा दोस्तों। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा कि राजा से जो है झगड़े के पश्चात जो है राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुए थे दोस्तों। राष्ट्रीय सभा जो है किस स्थान पर एकत्रित हुए थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे दोस्तों। राजा से जो है झगड़े के पश्चात जो है राष्ट्रीय सभा, अगर बात किया कि किस स्थान पर एकत्रित हुए थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेनिस कोर्ट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि 5वां क्वेश्चन है कि क्रांति जो है 1789 के सांच फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण हो गया था दोस्तों। आपको बता दें कि वहाँ का जो फ्रांस का जो मुद्राएं होती है दोस्तों, लिवरे होती है दोस्तों, लिवरे। तो वहाँ पर 2 अरब लिवरे का जो है कर्ज हो गया था, जो कि आपको बता दें कि जो लुई 16वां जो पत्नी से शादियाँ की थी दोस्तों, ये है मेरी अंतुआनेत, जिसको मिसेस खर्चालू भी कहा जाता है दोस्तों। ये लोग जो है
पैसा है तो खर्च कर रहे थे दोस्तों, लेकिन जब पैसा लेने की बारी होती थी तो तृतीय स्टेट से ये पैसा लेना चाह रहे थे दोस्तों, जिसके कारण फ्रांस की क्रांतियाँ उस समय से स्टार्ट हुए थे दोस्तों। और इनको अंत में जो है सजाएँ दी गई थी, फांसी की सजाएँ गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। और मेरी अंतुआनियत को भी फांसी की सज़ा मिली दोस्तों। इसमें लगभग 2 अरब लीवरे के जो है कर्जाए हो गए थे दोस्तों, 2 अरब लीवरे के जो है इसमें कर्जा हो गया था दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय सभा जो है बुलाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय सभा बता दें आपको, बुलाया जाता है नेशनल असेंबली जिसको बुलाया था तो इसमें कर के लिए बुलाया था, टैक्स के लिए दोस्तों बुलाया जाता था दोस्तों। तो इसमें देख पाइएगा कि कर लगाना, जब भी कर लगाना होता है दोस्तों तो इसमें राष्ट्रीय सभाएँ बुलाए जाते हैं दोस्तों। याद रखिए कि नेशनल असेंबली जब भी बुलाए जाते हैं दोस्तों तो ये कर लगाने के लिए बुलाया, ना कि कर हटाने कभी देगा तो कभी ये सही जवाब नहीं हो। कर लगाना इसका उद्देश्य था दोस्तों, क्योंकि कोई भी कर्ज आ रहे थे दोस्तों तो तृतीय स्टेट इसमें शामिल हो रहे थे। तृतीय स्टेट पर सिर्फ कर्ज लगाया जा रहा था दोस्तों। कर इस पर किस पर लगाया था दोस्तों? तो तृतीय स्टेट पर कर लगाया जा रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, स्टेट से जो है क्या अभिप्राय है दोस्तों? बता दें कि स्टेट जो है आप समझ पाएंगे दोस्तों कि ये फ्रांस का जो है ये समाज विभाजन है दोस्तों, सामाजिक विभाजन है। स्टेट जो है सामाजिक विभाजन, जिसमें 3 प्रकार के स्टेट, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट दोस्तों। इसमें प्रथम स्टेट में देख पाएंगे दोस्तों कि पादरी लोग आ रहे हैं दोस्तों। द्वितीय स्टेट में कौन आएंगे? तो कुलीन लोग आएंगे, कुलीन या फिर सामंत लोग इसमें आएंगे। और तृतीय स्टेट में जितने भी होंगे ये दोनों को छोड़ करके, जैसे किसान हो गए, सर्वसाधारण वर्ग जितने होंगे वो सब तृतीय स्टेट में आएगा। तृतीय स्टेट पर ही टैक्स लगेगा दोस्तों। इसमें व्यापारी हो गए, फिर न्यायिक जो भी होंगे, न्यायिक अधिकारी, सभी इसमें तृतीय स्टेट में आएंगे दोस्तों। शिक्षक हो जाएंगे, सभी इसी में आएंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब इसमें पूछा गया है कि स्टेट से क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा फ्रांस की जो है सामाजिक वर्ग का विभाजन है दोस्तों। फ्रांस की जो सामाजिक वर्ग का ये विभाजन है दोस्तों। फ्रांस में जो है मानव एवं नागरिक अधिकार की घोषणा किसने की दोस्तों? फ्रांस में जो है मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की दोस्तों? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय महासभा, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बास्तिल का जो किला था उसका पतन कब हुआ था दोस्तों? बास्तिल का किला का पतन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख पाएगा कि 15 जुलाई 1789 को इसका पतन हुआ था दोस्तों। 15 जुलाई 1789 को इसका पतन हुआ था दोस्तों। अगला देख पाइएगा कि द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे दोस्तों? द्वितीय स्टेट में बता दें आपको, प्रथम स्टेट में पादरी लोग थे दोस्तों, द्वितीय स्टेट में कौन थे? तो कुलीन लोग द्वितीय वर्ग में थे दोस्तों। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो कुलीन इसका सही जवाब है। कुलीन कहे या फिर सामंत कहे, दोनों होगा दोस्तों। चलिए, इसमें देख पाएंगे बी इसका सही जवाब था इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख पाएंगे दोस्तों, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे दोस्तों? अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? देख पाइएगा आप कि इसमें कहा गया कि पहला ऑप्शन कहा गया कि वे लोग जो है पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। दूसरा कहा गया है कि वे लोग जो है पावरोटी की महंगाई कीमतों का विरोध कर रहे थे। सही जवाब ये हमको लग रहा है, क्योंकि पावरोटी उस समय जो है महंगाई काफ़ी चरम पर थी दोस्तों, उसके लिए वो विरोध कर रहे थे दोस्तों। अगला देख पाइएगा इसमें लोग जो है बास्तिल के ढहने का विरोध, नहीं बिल्कुल नहीं, बास्तिल तो कुछ होगा ही नहीं सकता, क्योंकि बास्तिल जो है निरंकुशता का प्रतीक है दोस्तों, ये कभी होगा नहीं। और कोई लोग जो है कैदी बनने नहीं चाह रहे थे दोस्तों। इसमें अगला देख पाइएगा दोस्तों कि लोग जो है बास्तिल के ध्वंस के बचने के विरोध, ये होगा नहीं दोस्तों। बास्तिल 2000 तो काफ़ी अच्छी बात हो रही ना। ये पावरोटी की जो है महंगाई कीमतों की बढ़ना जो है इसका विरोध करना इसका मेन संघर्ष थी दोस्तों। इसमें देख पाएंगे कि पेरिस तथा जो है देश के देहाती क्षेत्र में जो है अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे दोस्तों? संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो इसके जो पावरोटी है, जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली लाइफ की चीज़ें, वो खाना तो इंपॉर्टेंट होती है ना, तो पावरोटी खाने की चीज़ थी दोस्तों। पावरोटी, पहले के लोग जो थे रोटी नहीं खा करके यहाँ पर पावरोटी का यूज कर रहे थे, तो उनकी जो है कीमतें बढ़ गई थी, जिसके कारण वो संघर्ष कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे दोस्तों? फ्रांसीसी समाज में आप देख पाएंगे दोस्तों कि 3 स्टेट थे, जिसमें प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन और तृतीय स्टेट में आप देख पाइएगा कि व्यवसायी और किसान आ रहे थे। तो ये सम्राट नहीं थे दोस्तों 18वीं शताब्दी में दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी सम्राट नहीं थे दोस्तों। अगला देख पाइएगा दोस्तों कि 18वीं सदी में कौन नहीं थे? तो ये तो सही जवाब आप जान ही पाए, सम्राट नहीं थे दोस्तों।
अगला देख पाएगा कि बास्तिल का जो किला था किस बात का प्रतीक था दोस्तों। बास्तिल का जो किला था दोस्तों, ये एक जेल टाइप का किला था दोस्तों, जेल टाइप का किला था दोस्तों। और इसी में जो है लोग कैदी बनाए जाते थे दोस्तों। और बास्तिल का किला जो है राजा को जो है निरंकुशता का प्रतीक था दोस्तों, निरंकुशता का ये प्रतीक था दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि निरंकुश शक्तियों का प्रतीक दोस्तों, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाइए कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ जो है किस ऐतिहासिक स्थल से माना है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस से हुआ था दोस्तों, पेरिस से हुआ था दोस्तों। और इस क्वेश्चन में बोला गया, देख पाइए कि फ्रांस की क्रांति का आरंभ जो है किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है दोस्तों। तो बास्तिल का जो पतन हुआ था उसी समय से इसकी स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि 18वीं सदी में जो है फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे दोस्तों, कौन से कार्य नहीं करवाए दोस्तों। इसमें देख पाए कि कुलीन वर्गों की सेवा ये करते थे दोस्तों, क्योंकि ये 33 स्टेट थे तो सारे काम करते थे दोस्तों। इसमें देख पाए कि स्कूली शिक्षा के रूप में जो है सेवा करना, ये जो है आप देख पाएगा कि ये नहीं करवाया जाता दोस्तों। स्कूली शिक्षा जो है उसके रूप में 33 स्टेट से अधिक किसान लोगों से कार्य नहीं करवाए जाते थे दोस्तों। तो ये सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इसमें देख पाइएगा दोस्तों, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों के काम ये करवाए जाते थे दोस्तों। कुलीन वर्ग जो है, कुलीन वर्ग के अंदर सड़क के निर्माण में सहयोग ये भी करवाए जाते थे दोस्तों, क्योंकि पादरी लोग तो करेंगे नहीं, वो रईस लोग थे, तो करेंगे तो किसान लोग ही ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, स्कूल में पढ़ाने लिखाने का काम तो ये सब पादरी लोग करते थे दोस्तों। पादरी लोग का काम था कि कानों भरना, दूसरे मतलब राजाओं के लिए अच्छे बेहतर ढंग से काम करना, उसके बोलना कि राजा जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, इस तरीके के काम भरना। तो शिक्षा संबंधी जो बातें होंगी तो पादरी लोग करेंगे, तो किसान कैसे कर पाएंगे। इसमें पढ़े लिखे हो जाएंगे तो टैक्स दे पाएंगे क्या किसान। किसान खुद कहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, तुम हमसे ज़्यादा पढ़े हो क्या, इस तरीके का बात हो जाएगा। बराबरी की बातें तो वो थोड़ी देंगे। तो इस तरीके की शिक्षाएँ की संबंधी बातें पादरी लोग करेंगे। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, राष्ट्रीय सभा ने कब संविधान तैयार किया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा 1791, 1791 इसका सही जवाब होगा। यानी फ्रांसीसी क्रांति हुए थे दोस्तों, उसके 2 साल के बाद जो है इसकी गठन हुआ था दोस्तों। राष्ट्रीय सभा ने जो संविधान तैयार किया कब, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ दोस्तों, और उसके 2 साल के बाद 1791 में इसकी संविधान बनकर राष्ट्रीय सभा ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन देख पाए कि सितंबर सम्मेलन में जो है, सितंबर सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चय किया गया दोस्तों। इनको जो है लुई 16वां को जो है सितंबर सम्मेलन में जो इनको दंडीय अपराध के रूप में मृत्यु दंड दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि पादरी लोग जो थे दोस्तों किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे। तो पादरी 3 प्रकार के समाज थे दोस्तों इसमें। पहला में पादरी थे दोस्तों, और दूसरा में थे कुलीन वर्ग थे दोस्तों, और तीसरा में किसान लोग थे दोस्तों। तो पहला स्टेट में पादरी आते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रथम स्टेट इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि फ्रांस के जो है किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्ति थी दोस्तों। तो प्रथम स्टेट जो थे जिसको विशेषाधिकार बुलाया था दोस्तों, विशेषाधिकार किनको किनको प्राप्त था दोस्तों। तो प्रथम स्टेट के और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त था दोस्तों, जिसमें द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। लेकिन सर्वसाधारण जो थे इसमें किसान लोग आते थे, इनको जो छूट प्राप्ति नहीं थी दोस्तों। तो ऑप्शन देख पाइए कि तृतीय स्टेट अगर जिसमें होगा वो सही जवाब होगा, तृतीय स्टेट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें देख पाइए कि क्वेश्चन बोला गया है कि किस वर्ग को जो है छूट प्राप्ति थी दोस्तों। तो प्रथम और द्वितीय इसका सही जवाब होगा। इसमें देख पाइए कि प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों को जो है छूट प्राप्ति थी, तृतीय स्टेट को छूट प्राप्ति नहीं थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि 10 अगस्त 1792 से लेकर के जो है 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का जो है शासन किसके हाथों रहा था दोस्तों। 1792 में जो है आपको बता दें कि ये जो शासन थे दोस्तों पेरिस कम्यून के हाथ थे दोस्तों, पेरिस कम्यून के हाथ थे दोस्तों। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। फ्रांस की जो थे 1792 से लेकर के 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर तक की जो है शासन व्यवस्थाएं थी इनके हाथों थी। कम्यून फ्रांस के पेरिस के जो है कम्यून थे उनके हाथों में थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि फ्रांस के जो है समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थी दोस्तों, कितने प्रतिशत जनसंख्या किसान थे दोस्तों। तो आपको
बता दिया जाए दोस्तों कि प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट में तो लगभग कम ही आदमी थे, और जितने भी लगभग मान के चले कि तृतीय स्टेट में जितने भी लोग थे वो सभी तो किसान लोग इसमें आ रहे थे। जितने भी लोग बच गए ये दोनों छोड़ करके, तो लगभग 90% लोग जो थे वो किसान थे दोस्तों। 90% समाज जो है किसान थे। इसमें देख पाइएगा कि डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि तृतीय स्टेट में जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शामिल है। तो दोस्तों इसमें देख पाएंगे कि तृतीय स्टेट में अदालती कर्मचारी भी थे, तो बड़े व्यवसायी भी थे और किसान भी थे दोस्तों। और इसमें देख पाएंगे कि ऑप्शन डी में कुलीन वर्ग जो थे, कुलीन वर्ग वो द्वितीय स्टेट में थे दोस्तों। इसमें बोला कि तृतीय स्टेट, तो तृतीय स्टेट में कौन नहीं थे, तो कुलीन वर्ग नहीं थे दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाए, कुलीन वर्ग इसका सही जवाब होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देख पाइएगा कि 18वीं सदी में जो है फ्रांस में किसान से जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे दोस्तों। कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते हैं दोस्तों। बता दें कि ये ताइद जो थे, जिसको ताइद भी बुलाते हैं, ये धार्मिक कर है दोस्तों। ये धार्मिक कर है दोस्तों ताइद। और टाइल जो है ये राज्य द्वारा जो है डायरेक्ट लिए जाते थे दोस्तों। ये कर थे राज्य द्वारा लिए जाते थे, तो यही सही जवाब होगा इसका। टाइल इसका सही जवाब होगा। देख पाएंगे कि इस तरीके से ऑप्शन ए टाइल इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पाएंगे दोस्तों कि इनमें से जो है किसे राज्य को दिया जाने वाले कर देने की छूट थी दोस्तों। यानी राज्य को कर विशेषाधिकार प्राप्त थी दोस्तों। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में सामंत या फिर जिसको कहा जाए कुलीन परिवार। तो किनको छूट प्राप्त थी दोस्तों, इसमें कहा गया तो पादरी को छूट प्राप्त थे। व्यवसायी लोग जो थे, व्यवसायी हो गया, वकील हो गया, छोटे किसान, ये सभी तृतीय वर्ग के थे दोस्तों, तो इनको थोड़ी प्राप्ति था विशेषाधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि सन 1774 में जब लुई जो है 16वां सम्राट बना था। 1774 में लुई 16वां क्या बना था, सम्राट बना था। तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था दोस्तों। राजकोष जो होते हैं, सरकार के पास जो पैसाएँ होते हैं उनको राजकोष कहा जाता है दोस्तों। तो खाली होने का क्या कारण था दोस्तों। इसमें देख पाएगा ऑप्शन ए में कहा क्योंकि फ्रांस में जो है लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है सरकार जो है वर्साई के महल और राज दरबार की जो है शानो शौकात बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च करती थी दोस्तों। बिल्कुल नहीं। देख पाएंगे दोस्तों कि आपको हम बता दें कि 1774 में ये राजाएं बने दोस्तों, ठीक है ना। उससे पहले से जो है फ्रांस की क्रांति जो है लंबे समय तक चलने के कारण जो है ये राजकोष जिनके खाली थे दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए भी इसका सही है। और दूसरा देख पाए क्योंकि सरकार जो है फिजूल खर्चे बहुत करते थे, फिजूल खर्चे बहुत कर रहे थे दोस्तों। इसके कारण जो है सरकार जो है दिखावा कर रहे थे ज़्यादा, तो इस कारण उसके ऊपर जो है ज़्यादा राजकोष जो है खाली हो गए थे दोस्तों। तो सही जवाब ए और बी दोनों होना चाहिए दोस्तों। ए और बी दोनों होना चाहिए। देख पाएँ कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। प्रत्यक्ष को इंग्लिश में डायरेक्ट कर बोला जाता है दोस्तों। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो कर लिए जाते हैं दोस्तों, टाइल इसका सही जवाब होगा। टाइल जो है सरकार के द्वारा डायरेक्ट कर लिया जाता है, इसको टाइल बोला जाता है दोस्तों। और टाइट जो है दोस्तों ये डायरेक्ट कर नहीं थे दोस्तों, ये धार्मिक कर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि टाइट का अर्थ क्या होता है दोस्तों। टाइट का अर्थ क्या होता है, ये एक धार्मिक कर है दोस्तों। धार्मिक कर इसका अर्थ होता है दोस्तों। चर्च के जो है विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों। चर्च के जो विशेष कार्य को करते हैं उस व्यक्ति को बोला जाता है पादरी। और पादरी लोग जो है राजाओं के लिए कार्य कर रहे थे दोस्तों। और ये जो है तृतीय स्टेज को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राजा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं दोस्तों। और इनकी वजह से ही है राजा जो है उनके ऊपर जब भी पैसा की कमी होती थी तो तृतीय स्टेट पर इन्हीं के वजह से, पादरी की वजह से ही टैक्स तृतीय वर्ग पर लग पा रहे थे दोस्तों। 1774 में जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ दोस्तों। इसका सही जवाब लुई 16वां इसका सही जवाब होगा दोस्तों। लुई 16वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 में बैठा था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हम लोग को। इसमें देख पाएगा कि सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को जो है मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में जो है संविधान कब बना दोस्तों। फ्रांस में जो संविधान कब बना, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। और महासभा के द्वारा जो दोस्तों बात की जाए तो इसके 2 साल के बाद जो है यानी 1791 में जो है आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसमें देख पाइएगा कि 1791 इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप इसमें देख पाइएगा यहाँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब 1791 जो है फ्रांस की क्रांति के 2 साल के बाद इसका संविधान बनकर तैयार हुआ था।
अगला देख पाए कि राष्ट्रीय सम्मेलन में जो किस अमानवीय प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों, किस अमानवीय प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों। इसमें देख पाए कि पहला दिया है सती प्रथा है, ये नहीं होगा। बेगार होगा यानी बिना पैसा का कार्य कराना, ये नहीं होगा। दास प्रथा सही होगा। पहले के ज़माने में दोस्तों दास प्रथाएं चलती थी दोस्तों, किसी भी मनुष्य को जो है दास बना करके अपने यहाँ कार्य कराया जाता था, इसको दास प्रथा, स्लैब सिस्टम बोला, स्लैब इसको इंग्लिश में बुलाया था दोस्तों, स्लैब सिस्टम उस समय चल रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि लुई 16वें को जो मृत्युदंड कब दिया गया था दोस्तों। बता दें कि लुई 16वां को जो है 93 में जो है यानी फ्रांस की क्रांति से जो है 4 वर्ष के बाद इनको मृत्युदंड दिया गया था। इस प्रकार से देख पाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति के 4 वर्ष के बाद इनको फांसी की सजाएं सुनाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि लिब्रे क्या है दोस्तों। लिब्रे जो बता दें फ्रांस की मुद्राएं हैं दोस्तों, फ्रांस की ये मुद्राएं हैं लिब्रे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख पाएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक विशेषता फ्रांस के जो है 1791 के संविधान में नहीं है था दोस्तों। कौन सी विशेषता जो है 1791 के संविधान में नहीं था दोस्तों। इसमें देख पाइएगा पहला बोला गया कि फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र बना। अगला देख पाइए कि इसने जो है स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की। अगला देख पाइएगा इसमें कि कर अदा करने के 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुष को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। और अगला देख पाइएगा कि बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। तो ये सही जवाब इसका क्या होगा, बोलने की आज़ादी उसमें नहीं दिया गया था, बाकी सभी दिया गया था। इसमें कर अदा करने के 25 से अधिक वर्ष वाले केवल पुरुष को ही वोट देने का अधिकार उसमें किया गया था। महिलाओं को अधिकार जो बहुत समय के बाद जो है दिया गया था, लगभग 1848 के अप्रॉक्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार तय किया गया था दोस्तों। और इसमें जो कर जो अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक होंगे, यानी कर अदा करने वाले को ही वोट देने का अधिकार, और वो भी पुरुष होना चाहिए, महिला में। और इसमें देख पाएंगे कि इसने जो है स्त्री और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की थी। बिल्कुल सही होगा, ये सब सही था। फ्रांस में राजतंत्र बना, संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी पहले जो था प्रजातंत्र चल रहे थे दोस्तों, इसमें राजा का बेटा राजा इस तरीके का बन रहा था। इसमें लुई 14वां लुई 15वां आ रहे थे। अब जो है इसमें चुन करके राजा जो है चुन करके जाते थे दोस्तों। तो ये उस समय महासभा के द्वारा बनाया गया था, संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। अगला देख पाए कि डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय के आधार बना, मतलब किस सैनिक तानाशाह के उदय के आधार बना दोस्तों। बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक तरह से बात किया है कि डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता जो है इन्होंने लाने का कोशिश किया दोस्तों। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, नेपोलियन इसका सही जवाब। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है दोस्तों। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा लॉक, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, लॉक इसका सही जवाब होगा। बात क्या है कि मोंटेस्क्यू जो है कानून की आत्मा, कानून या फिर विधि की आत्मा की रचना किया दोस्तों। इसमें बात क्या है कि रूसो जो है रचनाएं की थी दोस्तों। बता दें आपको रूसो के बारे में, ये जो है प्रजातांत्रिक शासन पद्धति से ये समर्थक थे दोस्तों। और ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखे थे दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, तो रूसो का पुस्तक है। और एक आप देख पाएँ कि वाल्टियर भी एक लेखक है दोस्तों। वाल्टियर भी एक लेखक है, इसने लिखा था लेटर्स ऑन इंग्लिश इनका लेखक है दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन जो है उत्तम है। इन्होंने ही कहा था 100 चूहे की अपेक्षा, जो वाल्टियर का कहना था कि 100 चूहे की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन जो है उत्तम है, वाल्टियर का कथन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। इसमें ऑप्शन देख पाए कि रूसो बिल्कुल नहीं होगा, जॉन लॉक बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, मोंटेस्क्यू इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मोंटेस्क्यू इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और मोंटेस्क्यू जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर भी बात किया था दोस्तों, जिसमें जो है शक्ति पृथक्करण में न्यायालय और सरकार सभी को अलग अलग रखने की बातें की गई थी दोस्तों। क्योंकि इसने कहा था कि शक्ति पृथक्करण में कि कानून लागू करने वाली संस्थाएं अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं दोस्तों। टाइट जो होते हैं धार्मिक कर होते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टाइट जो डायरेक्ट कर है दोस्तों। ये प्रत्यक्ष कर है जो डायरेक्ट जो है राज्य को अदा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसको एकदम VVI के तौर पर इसको नोट कर लिया दोस्तों, क्योंकि फ्रांस में जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला दोस्तों। फ्रांस में जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार
कब मिला दोस्तों? आपको बता दें कि पहले जो थे व्यवस्थाएँ उसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग थे, जो कर दे रहे थे दोस्तों, जो कर पे कर टैक्स पे कर रहे थे, उन्हीं को जो है पुरुष को ही केवल मत देने का अधिकार था, जो कि संविधान में ऐड किया गया था। लेकिन फ्रांस में जो महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है, आपको बता दें कि ये 1946 में हुआ था दोस्तों। 1946 में यह अधिकार दिया गया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएँ कि फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली क्यों जो है आहूत की गई थी दोस्तों? नेशनल असेंबली की आहूत क्यों की गई थी दोस्तों? सबसे पहला ऑप्शन देख पाएगा दोस्तों कि फ्रांस के लिए जो है संविधान बनाना, ये भी सही जवाब है दोस्तों। फ्रांस में संविधान बना था, जिसके कारण नेशनल असेंबली बुलाई जाती थी। कोई भी चीज़ नया इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए नेशनल असेंबली की आवश्यकता आती थी दोस्तों। और बिना नेशनल असेंबली के कोई भी कानून बनाना, चाहे कुछ भी करना है, टैक्स बढ़ाना है, तो इसके द्वारा ही बढ़ेगा, बिना बताए नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इसमें देख पाए कि सम्राटों की शक्ति को सीमित करने के लिए, ये भी इसका सही जवाब होता है। इस प्रकार से देख पाइएगा, ऑप्शन बी और सी इसका सही होना चाहिए जवाब दोस्तों, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसका है दोस्तों? आपको बता दें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पुस्तक, ये रूसो के द्वारा पुस्तक लिखा गया दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। वाल्टेयर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था दोस्तों? वाल्टेयर के द्वारा लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश। और इन्होंने ही कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो उत्तम है, इन्होंने ही कहा था दोस्तों। इसमें बता दें कि फ्रांस की क्रांति में जो है टैले जो है, टैले एक जो है भूमिकर था दोस्तों। टैले एक भूमिकर था दोस्तों। अगला देख पाए कि जैकोबियन का नेता कौन था दोस्तों? जैकोबियन का नेता कौन था दोस्तों? रॉबस्पियर, जिसको आतंक का राज कहते हैं। यही आतंक का राज फैलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। और जैकोबियन का नेता कौन था दोस्तों? तो रॉबस्पियर था दोस्तों। अगला देख पाए कि फ्रांसीसी जो है कॉलोनियों का जो दास्ता था कब समाप्त हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1848। इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी का जो है कॉलोनियों का दास्ता कब समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1848। 1848 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला देख पाए कि तृतीय स्टेट क्या है दोस्तों? तृतीय स्टेट क्या है दोस्तों? इसमें किसान लोग आते थे दोस्तों। नाम से जो है प्रचार पुस्तिका जो है पैम्पलेट किसने लिखा दोस्तों? तृतीय स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखा दोस्तों? ये पुस्तकें हैं जो दोस्तों देख पाएंगे कि पैम्पलेट किसने लिखा था। इसका सही जवाब होगा आबे सिए ने लिखा था दोस्तों। आबे सिए ने लिखा था। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि आबे सिए इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, आबे सिए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएंगे होंगे दोस्तों कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? चलिए इसका क्वेश्चन आंसर आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में। इसका सही जवाब होगा लुई 16वां इसका सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में बन पाएंगे, ऐसा उम्मीद है हमको कि ऐसा क्वेश्चन बन पाएंगे। इसका PDF आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल ही मुफ्त में ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि फ्रांस में जो है किसने राजतंत्र का जो है अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था दोस्तों? किसने जो है फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र घोषित किया था दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कन्वेंशन ने किया था दोस्तों। कन्वेंशन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि मेनर क्या है दोस्तों? मेनर जो था दोस्तों बता दें कि एक स्टेट था दोस्तों। इसी को स्टेट कहा जाता है दोस्तों। मेनर को ही स्टेट कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ जो है आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? देख पाएंगे इसका सही जवाब होगा जॉन लॉक इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें देख पाएंगे क्वेश्चन क्या बोला था कि जो है इसमें दार्शनिक है दोस्तों ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच जो है एक साथ जो है आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। तो इसका सही जवाब कौन होगा? जॉन लॉक इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाए कि रॉबस्पियर को गिलोटिन कब चढ़ाया गया था दोस्तों? गिलोटिन एक प्रकार का मशीन होता है जिस पर फांसी की सजाएं दी जाती है दोस्तों। और शरीर से जो है सर को जो है यानी हेड को अलग किया जाता है, इसी को गिलोटिन कहा जाता है दोस्तों। बता दें कि रॉबस्पियर जो है फ्रांस में आतंक का राज मचा कर रखा था, तो इसको जो है गिलोटिन चढ़ाया गया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा 1794। 1794 यानी लुई 16वां के एक ही साल के बाद जो है
और एक साल में ही काफ़ी आतंक के राज मचा कर रखा था दोस्तों। तो इन्हें जो है 1794 में गिलोटीन पर चढ़ाया गया था। तो जुलाई 1794 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख पाए कि निम्नलिखित में से जो कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था दोस्तों। धार्मिक कर कौन था दोस्तों? टाइल जो था, आपको बता दें कि राज्य के द्वारा लिया था दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स था, ये सरकारें लेती थी टैक्स है। और टाइड जो है दोस्तों, जिसको टाइथ भी कहा जाता है दोस्तों, और ये जो थे चर्च के द्वारा लिए जाते दोस्तों। और बात किया है दोस्तों टैले, एक टैले थे दोस्तों। टैले जो थे दोस्तों भूमि कर थे दोस्तों, भूमि कर टैले थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला कि जीर्णोदस्त जो थे, जीर्णोदस्तों जो थे दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई थी दोस्तों। ये जो थे बता दें, जीर्णोदस्तों जैसे दोस्तों दल के आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए नोट जो चलाए थे दोस्तों, वो कागज़ के नोट इन्होंने चलाया था दोस्तों। इस प्रकार आप देख पाए, क्योंकि कागज़ का नोट बनाने में जो है कम खर्चाएँ आती है, इस प्रकार से इन्होंने कागज़ का नोट शुरू किया था दोस्तों। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था दोस्तों। यानी इसमें देख पाइएगा कि स्टेट जनरल के आह्वान पर जो है तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो नेशनल असेंबली का गठन 1789 में ही किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? 1789 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इस प्रकार देख पाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जो है, यहाँ पर देख पाइएगा कि क्रांतिकारी फ्रांस से जो है आने वाले विचारों का समर्थन कीजिए। क्रांतिकारी जो है फ्रांस से आने वाले विचारों को समर्थन कीजिए। यानी जो भी क्रांतिकारी फ्रांस जो थे उसके कौन से विचार जो है संबंधित थे, इसको आपको चूज करना है। इसमें देख पाइए कि टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान तथा राजा राम मोहन राय जो है क्रांति थी, क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचार के समर्थक कौन थे। इसमें देखना है कि विचार के समर्थक कौन थे दोस्तों। तो इसका सही टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो है इसके समर्थक थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। दिस इज द BBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ये विचार का समर्थक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्थाओं के उन्मूलन का आदेश दिया था दोस्तों। नेशनल असेंबली जो है कब जो है करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1789 इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला देख पाएगा कि फ्रांस का जो है सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा है दोस्तों। क्लब कौन था दोस्तों? इसमें देख पाए कि जैकोबियन क्लब जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। सबसे सफल और क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब माना जाता है जैकोबियन क्लब, जिसका नेता कौन थे? रॉबस्पियर, जिसको आतंक का राज फैलाने का बोला जाता है। उसको 1794 में फांसी की सजाएं दी गई थी, जिसमें गुलिटिन पर चढ़ाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला कि फ्रांस की क्रांति जो किस शहर से शुरुआत हुआ था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति जो है किस शहर से शुरुआत हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस से जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसमें देखो पेरिस इसका सही जवाब होगा। अगला देख पाएगा कि फ्रांस गणराज्य कब बना था दोस्तों। फ्रांस जो है गणराज्य कब बना था। तो 1792 इसका सही जवाब। फ्रांस जो है गणराज्य कब बना था। तो इसमें देखो 89 दिया हुआ, 93, 91 नहीं। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? 1792 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। गणराज्य 1792 में बना था दोस्तों। अगला देख पाएगा कि किस आरोप में जो है लुई 16वां को मौत की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों। इसको देशद्रोह की सज़ा पर जो है आप देख पाए कि राजद्रोह का यहाँ पर राजद्रोह की सज़ा इनको सुनाई गई थी। उस सज़ा के आधार पर इनको फांसी की सज़ा दिया गया था दोस्तों। मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख पाए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों। बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट है जिनका जन्म हुआ है 15 अगस्त और इनका जन्म हुआ था 1769 जो कि फ्रांस की क्रांति से 20 वर्ष पहले जन्म हुआ था इनको। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों बताएं आपको कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कोर्सिका द्वीप जिसकी राजधानी कहाँ पर है? अजासियो। अजासियो इसकी राजधानी है दोस्तों। अजासियो इसकी राजधानी। इनके पिता का नाम बात किया है दोस्तों, तो इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था दोस्तों। कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट इनके पिता का नाम था दोस्तों। और बात किया है दोस्तों कि ये जो है राजा कब बने थे। तो 1804 में ये राजा बने थे दोस्तों। 1804 में ये राजा बने थे दोस्तों। और 1799 में बात किया है दोस्तों। 1799 में जो है ये प्रथम
काउंसिल बने थे दोस्तों, प्रथम काउंसिल बने थे दोस्तों, और 1802 में जो है परमानेंट हो गए थे दोस्तों। 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गए थे दोस्तों। और 1804 में जो है 1804 में सम्राट बने थे दोस्तों, सम्राट यानी राजा बने थे। इसका सही जवाब होगा फ्रांस का सम्राट थे दोस्तों। कब बने? तो 1804 में बने थे दोस्तों। देखिए दिस इज द VVI क्वेश्चन है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट कब बना था दोस्तों? तो आपको बताए थे दोस्तों ये 92 होगा नहीं, 93 होगा नहीं, तो 1804 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए इसमें देख पाए कि कौन लोग जो है जैकोबियन क्लब के सदस्य नहीं थे दोस्तों, कौन से लोग जो है जैकोबियन क्लब के सदस्य नहीं थे दोस्तों। बता दें आपको कि जितने भी बता दें कि ये छोटे दुकानदार जो है जैकोबियन क्लब के मेंबर थे दोस्तों, पादरी लोग जो है जैकोबियन क्लब के मेंबर थे, लेकिन इसमें जो कारीगर लोग थे दोस्तों ये इसके मेंबर नहीं थे। दिहाड़ी मजदूर भी इसके मेंबर थे, जो एक दिन में जो भी कमाते हैं, लेकिन कारीगर जो इसके मिस्त्री होते हैं दोस्तों ये इसके नहीं थे। जैसे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, इसके जो मिस्त्री है कारीगर है वो जो है इसके मेंबर नहीं थे दोस्तों। इसका इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देख पाए कि आतंक का राज जो है किसने स्थापित किया था दोस्तों? इसका सही जवाब रॉबस्पियर होगा। इसमें ऑप्शन देख पाइएगा कि आतंक का राज जो है ऑप्शन सी रॉबस्पियर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए वाटरलू का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1815 में हुआ था दोस्तों। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। इसमें पूछा गया वाटरलू का जो युद्ध है वो कब हुआ दोस्तों? बता दें दोस्तों कि फ्रांस की जो क्रांति हुए थे उस समय दो राष्ट्र थे दोस्तों, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे दोस्तों। इसमें मित्र राष्ट्र की जो सेनाएं थी दोस्तों, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को 18 जून को 18 जून 1815 को जो है हराया था दोस्तों। वाटरलू के युद्ध में जो है इनको हरा दिया था। वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 को हरा दिया और बंदी बना लिया दोस्तों, बंदी बनाया और इसको जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था दोस्तों। और उसके बाद बात किया है दोस्तों कि इनको तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, फिर भी जो है 1821 में जो है उन्होंने वहाँ से जो है निकल करके आ गए दोस्तों। सॉरी 1821 नहीं होगा, 1813 में जो है नेपोलियन को क्या किया गया था कि लिप्जिंग का जो था लिप्जिंग स्थान पर इसको हरा दिया गया और इसको जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है क्या बनाया गया? बंदी बना दिया गया दोस्तों। और बंदी बना करके एल्बा टापू यानी एल्बा द्वीप पर इसको भेज दिया गया, परंतु वहाँ से भाग आए थे दोस्तों। फिर क्या किया गया इनको कि वहाँ से जैसे भाग आए वहाँ से तो उसका सम्राट बन गए दोस्तों, पुनः जो है फ्रांस का जो है सम्राट बन गए। और सम्राट बनने के बाद जो है मित्र राष्ट्र जो है इनको 18 जून 1815 को क्या किए? इनको वाटरलू के युद्ध में हरा दिए दोस्तों। और वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद दोस्तों इनको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिए। सेंट हेलेना द्वीप पर पहले भेजे थे कौन से द्वीप पर? तो एल्बा द्वीप पर भेजे थे, लेकिन इस बार जो है 1815 में जो है 2 साल के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिए दोस्तों। और इसके बाद बात किया दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप के बाद जो है इनकी जो है मृत्यु बात किया जाए दोस्तों, तो 1821 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और इनको जो है नेपोलियन बोनापार्ट को बात किया है दोस्तों, इनको बोला था लिटिल कारपोरल, इनको बुलाया था लिटिल कारपोरल, इनको बुलाया था दोस्तों लिटिल कारपोरल। ये VVI इनका नाम क्या था? लिटिल कारपोरल इनका नाम था दोस्तों। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध जो है नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा प्रस्तावित किया था दोस्तों। 1792 में युद्ध की घोषणा प्रस्तावित किया था दोस्तों। इसका सही जवाब प्रसा होगा और हंगरी। प्रसा और हंगरी के लिए जो है नेशनल असेंबली जो है आप देख पाइएगा कि युद्ध की घोषणा की थी दोस्तों। युद्ध की नेशनल असेंबली 1792 में युद्ध की घोषणा प्रस्तावित की थी प्रसा और हंगरी के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा। इसमें अगला क्वेश्चन बोला गया देख पाइएगा कि ओलंप दे गुज जो है कौन थी दोस्तों? बता दें कि ओलंप दे गुज थे वो क्रांतिकारी महिलाएं हैं दोस्तों। ओलंप दे गुज कौन है दोस्तों? ओ से ओलंप, ओ से औरत, याद रखिएगा। ओलंप दे गुज कौन थे दोस्तों? क्रांतिकारी महिलाएं थी दोस्तों फ्रांस की। इस प्रकार आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि निम्नलिखित में से जो है फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे दोस्तों? तीनों स्टेट अपने अपने, इसका नाम था दोस्तों जनरल असेंबली। जनरल का मतलब समझ पा रहे हो कि जनरल मतलब सभी इसमें जा सकते थे दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जनरल असेंबली में तीनों अपने अपने मेंबर भेजते थे दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख पाएंगे कि 1789 में जो है जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्याएं कितनी थी दोस्तों? फ्रांस की जनसंख्याएं कितनी थी दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ जो है फ्रांस की जब यहाँ पर देखा है फ्रांस की जब यहाँ पर क्रांति हुई थी दोस्तों उस समय 2.8 करोड़ वहाँ की जनसंख्याएँ थी दोस्तों। 1789 में 2.8 करोड़ वहाँ की जनसंख्याएँ थी दोस्तों। आगे बात क्या है कि रॉबस्पियर को गुलोटीन की भेंट चढ़ाया गया था। रॉबस्पियर को जो है गुलोटीन की भेंट कब चढ़ाया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1789 में तो फ्रांस की क्रांतियाँ हुई दोस्तों। और बात क्या है कि 1793 में जो है 1793 में किनको चढ़ाया गया? तो लुई सोलामा को चढ़ाया गया। उन्हीं के एक साल के बाद यानी 1794 में जो है ये गिलोटिन पर रॉबस्पियर को चढ़ाया गया, जिनको आतंक और ये जो है आतंक के राज फैला करके रखे थे और जैकोबियन क्लब के ये मेंबर थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा जुलाई 1794 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टोटल डिस्कशन हो गया दोस्तों। हमको काफ़ी लग रहा है कि आपको जो है इस चैप्टर से काफ़ी डाउट क्लियर हो गया है दोस्तों, और चैप्टर आप काफ़ी अच्छा से कुछ हद तक समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो दोस्तों थोड़ा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, ताकि हम आगे आने वाले समय इस तरीके के और भी वीडियो हम बनाने की कोशिश करें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है अभी जिस तरीके से देख पाएंगे बिहार पुलिस का जो है क्वेश्चन चेंज कर दिया दोस्तों, तो यानी उसके टॉपिक जो है सिलेबस जो है चेंज कर दिया, उस हिसाब से जो हमने डिज़ाइन किया दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा दोस्तों। तो इसको लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।